इस वीडियो को देखने के बाद में ना यार मेरा दिन बन गया। ये इतनी क्यूट लगी मुझे जिसकी कुछ हद नहीं है। देखना ये इसको बेसिकली खुजा रहे थे, मतलब एक तरीके से ना इसको खुजली हो रही थी तो कितने क्यूट है यार। मैं आप लोगों ने अक्सर गांव में देखा होगा, जैसे घर पे गाय भैंस वगैरह रहती है, उनके सींग जो होते हैं उनके पास को आप लोग खुजलाना एक बार, तो बार बार आप लोगों के पास में वो सींग लेकर आएंगे घर पे, या फिर कुत्ता बिल्ली है उसके ऊपर आप लोग हाथ फेरना। ये खासकर जिनके पेट एनिमल है वो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे। आप लोगों के घर में क्या कोई पेट एनिमल है? बताना जरूर, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ठीक है। और शानदार तरीके से एंजॉय करो यार। सबसे पहले तो अच्छे से अपने दिन को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल खुशी के साथ में। ये वीडियो जस्ट आप लोगों का मूड थोड़ा सा लाइट हो जाए उसके लिए रहती है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जय हिंद। What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार बात बोली गई यहाँ पर। एक बच्चे ने बोला कि सर जिंदगी बड़ी भारी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैंने कहा एक्सरसाइज करा दो, हल्की हो जाएगी, क्या पता मोटी हो गई हो। जिंदगी भारी और ये हल्की है यार आप लोगों के हाथ में है। मान लो तो भारी हो जाएगी और ठान लो तो हल्की हो जाएगी। अब डिसाइड कर लो कि कैसी रखनी है आप लोगों को। माना कि वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। जिंदगी में जब जब दिक्कतें आएंगी ना भाई साहब, एक बात ध्यान रखना, जब जब दिक्कतें निकल के जाएंगी ना आप लोगों का प्रोवर्जन निकल के आएगा, ठीक है। प्रोवर्जन जैसे प्रो क्लासेस है ना, ऐसे बिल्कुल प्रोवर्जन निकल के आएगा। प्रो क्लासेस जो है ऐप के ऊपर, उसमें एक बच्चा कह रहा है कि सर कितना शानदार पढ़ा रहे हो यहाँ पर, मतलब इतना शानदार हिंदू में पढ़ा दिया करो। मतलब सुनने के बाद में ना मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। मैंने कहा क्या बोल के चला गया ये। फिर मैंने उसको सोचा, मैंने कहा ऐसा कुछ हो रहा है क्या, मैं डिफरेंस कर रहा हूँ क्या पढ़ाने में। तो फिर मैंने फील किया कि उसको क्यों इस तरीके की फीलिंग आई कि यहाँ पे एक तरीके से ना कि ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है और वहाँ पे इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैंने जब चीज़ों को सोचा, पहली बात तो यह है मैं एक टीचर हूँ यार, अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मैं खुद शीशे में अपने आप से आंखें नहीं मिला पाऊँगा। फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया, तो फिर मैंने देखा कि ये पर्टिकुलर हिंदू की वीडियो है ना, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल कवर होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे आर्टिकल कवर होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है इसके अंदर पर, लेकिन वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर हम लोग को पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ाना होता है, वो टॉपिक कवर करना होता है। और उसके लिए वहाँ पर पूरा जो है वो घंटा या फिर पूरी क्लास लेनी होती है, चाहे वो 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाए। जैसे आज की क्लास जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा की है। तो वहाँ पर उस तरीके से तसल्ली में चीज़ें कवर हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही टॉपिक है, तो एक ही टॉपिक को चारों तरीके से, अलग अलग तरीके से, सब तरीके से उसको बताया जा सकता है। जैसे कि ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कि अगर आप लोग बात करो को गागर में सागर भरने वाली बात होती है इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्या क्या कवर किया जाता है इस अकेले वीडियो के अंदर में। और वहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसकी सारी डायमेंशन आराम से बता कर उसको समझाई जाती हैं। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस जो है मुझे बेसिकली नोटिस हुआ। वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा जो दोनों जगह कनेक्टेड है बच्चे, वो बताइए कि आप लोग कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मैं वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और लेक्चर में यहाँ पर इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसी बात सुनकर तो यार मेरा मतलब क्या बोलूँ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे यार। ऐसी बात मत बोला करो, ये गंदी बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी भी यार इस तरीके से चीज़ों को नहीं सोचा है। मैं जैसा हूँ हर जगह आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं यार चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, तो टेंशन नहीं लिया करते। बस ये बात ध्यान रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बीरबल साहब के द्वारा बोला गया ना कि वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो ज़्यादा अच्छा वक्त आए तो ज़्यादा कूदना फांदना मत, और ज़्यादा बुरा बताए तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना। क्योंकि वक्त की यही फितरत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो टाइम आने पर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो लगे रहो हमेशा ज़िंदगी में, बस बैलेंस बनाने की कोशिश करो, प्रेजेंट टाइम को ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करो। अच्छा ये बताओ कल का दिन कैसा रहा आप लोगों का? जैसा भी रहा जरूर बताना किस तरीके से आप लोगों ने उसको यूटिलाइज किया, और आज का दिन जो है किस तरीके से आप लोग प्लान करने वाले हो, और हाउ इज द जोश। और जय हिंद क्या है? जय हिंद एक बच्चा कह रहा है कि सर जय हिंद लिख लिख के ना मेरे अंदर जोश आने लगा, मॉर्निंग में ऐसा लगने लगा कि आर्मी में जाने वाला हूँ मैं। अच्छे से यार, देश में जय हिंदी तो एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको यूनाइट करके रखती है। ये 2 पर्सनैलिटी हैं, आप लोगों का दिन पता नहीं कैसा रहा होगा, पर इनका कल का दिन जो है दोनों का बड़ा शानदार रहा। क्यों, वो आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। देखता हूँ आप में से कौन पहचान पाता है। अभी हमारे देश में 3 राज्यों में इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो यहाँ पर उन्हीं में से एक राज्य में से कनेक्टेड है यहाँ पर ये, और पहली बार यहाँ पर कोई फीमेल जो है वहाँ से चुनकर आई है। तो इनके नाम आप लोगों को बताने, ठीक है दोस्तों। आज है 3 मार्च। आज का जो दिन है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल का जीवन, जहाँ पर बेसिकली आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, कुछ एक तरीके से कि हाँ चलो जंगल में घूम के आते हैं, कुछ शांति मिलेगी। पर लेकिन जो बेसिकली जीवन जो वहाँ पर जो जानवर रहते हैं उनकी शांति भंग करने हम लोग चले जाते हैं। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे होता है, ताकि फोना एंड फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ और जो जानवर है उसके अंदर में
उनके बारे में हम लोग बात कर सकें, उनसे रिलेटेड जो इलीगल व्यापार करते हैं, इसको बोलते हैं CITS, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज रहती है, जो फोना एंड फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फूल, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, फोना मतलब जीव जंतु। तो कई सारी ऐसी जीव जंतु होते हैं जिनका हम लोग इलीगल ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्याएं जो हैं वो घटती जा रही हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई साहब ये नहीं करना है, जो थ्रेटन स्पीसीज हैं कम से कम उनको तो छोड़ दो, पर लेकिन इंसान जो है सुधरने का नाम लेता है। तो इसलिए थीम रखी गई है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इनके मिलकर काम करना है, सबका साथ सबका विकास, और जानवरों को भी कराना है उनका बेसिकली ज़िंदगी में अच्छे आगे बढ़ने का प्रयास। ठीक है, तो ये कुछ डे है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में कम से कम थीम वगैरह जरूर याद आप लोग रखिएगा। और कुछ लिखने के लिए आ जाता है जैसे आंसर राइटिंग वगैरह में, या फिर कई बार थीम पूछ लेता है UPSC। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अगर बोले तो इसके ऊपर मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा यार इसके ऊपर तो अगर मतलब दिमाग लगाए थोड़ा सा अगर एग्जामिनर, तो इसमें आप लोगों को एक निबंध दे सकता है इसके ऊपर, इस थीम के ऊपर बोल देगा पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसके ऊपर निबंध लिखो। क्या क्या इरादा है आप लोगों का? नहीं लिख पाओगे हैं? तो ये नेचर से रिलेटेड आप लोगों से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड हियरिंग डे। आप लोग ना एक चीज़ फील करो थोड़ी देर के लिए, मतलब सोचो कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर करके जैसे ऐसे लगेगी जैसे आंखें बंद कर ली, जैसे मैंने भी अभी बंद कर ली बोलते हुए। ठीक है, तो मतलब दुनिया में कितने सारे कलर हैं जो हम लोग देख नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखकर हम लोग फीलिंग लेते हैं कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी है, फूल हो गए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, माता पिता का चेहरा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे बुजुर्ग हो गए पर लेकिन कितना प्यारा लगता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। पर लेकिन इन रियलिटी में अगर आप लोग इन चीज़ों को देखोगे तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें हम उनको फील नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा लगता है हमारे पास में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास में? आप लोग खुद सोचो और उन लोगों की तरफ को देखो जिनके पास में कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को लगेगा कि यार हम तो बहुत ही मतलब एक तरीके से अमीर आदमी है। क्या नहीं है? सारी चीज़ें हैं। तो बस थोड़ा सा एफर्ट डालकर, ज़िंदगी में एक जॉब नहीं है उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो उसके लिए थोड़ा काम करो और चीज़ें जो हैं मतलब प्रयास करो यार, अपनी तरफ से इंसान प्रयास कर सकता है। प्रयास में अगर कोई कमी रह जाए तो फिर अलग बात है, प्रयास में कोई कमी मत रखो, उसके बाद में फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो भी कुछ सोच ही रहा होगा आप लोगों के बारे में जब धरती पर भेजा है तो इसलिए फोकस अपने काम पर किया करो। ठीक है, 3 मार्च को डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उनके बारे में, ताकि चीज़ों को बेसिकली एक तरीके से ना उसको ऐसा बनाया जा सके माहौल को कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी को सुनाई नहीं देता तो उसको चिढ़ाने लगते हैं, ओए बहरे, ऐसे करके बोलने लगते हैं। किसी को दिखाई नहीं देता, ओए अंधे, कोई चल नहीं पाता है ढंग से, ओए लंगड़े। ये शब्द ऐसे हैं जो कि इतने घटिया तरीके के शब्द हैं ये कि कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर से जो एक आत्मविश्वास है उसको कम करते हुए नजर आते हैं। जबकि अगर देखोगे जिसको सुनाई नहीं देता वो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उससे तो इंस्पायर होना चाहिए यार आप लोगों को, वो वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि एक एप्रिसिएशन होना चाहिए। और ये सारी बातें अभी फिलहाल जो है, अभी मैं एक कोई डिस्कशन सुन रहा था वहाँ पर, तो एक इंटरनेशनल एक पर्टिकुलर एक मतलब एक जो न्यूज़ चैनल था उस पर मैं एक डिस्कशन चला था एक पर्टिकुलर जो इंसिडेंट से रिलेटेड, कि आज की डेट में सोसाइटी में खासकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग जाओगे तो जो रंग भेद की नीति है ना वो कहने के लिए हट गई है, पर लेकिन कई जगह अभी भी ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसान की जो एक बोलते नहीं सबकॉन्शियस माइंड में कहीं घुसी हुई है ये चीज़ें जो निकलने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। थीम क्या है? ईयर एंड द हियरिंग केयर फॉर ऑल। तो ये थीम आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। तो केयर फॉर ऑल यहाँ पर बेसिकली ये है थीम जो कि यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। एक छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों से करनी थी, जो मैंने बोला था जो भी बच्चे यहाँ पर बेसिकली कनेक्ट हो रहे हैं और वो मुझे स्लिप सेंड कर रहे थे, तो प्लीज़ वो स्लिप सेंड मत करो। जो वो इशू था वो रिजोल्व हो गया है, अब डायरेक्ट ही आप लोग वहाँ पर एडमिट हो जा रहे हो, उसमें कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो स्लिप जो है अब सेंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सारी पीडीएफ जो है, खासकर जो द हिंदू की मंथली वाली पीडीएफ भी है, वो भी उसकी पीडीएफ भी आज शाम तक आप लोगों को यहाँ पर एडिशन मिल जाएगा। तो ये भी अपडेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारी पीडीएफ बच्चे बोलेंगे कि सर डाउनलोड नहीं हो पा रही हैं, ऐप में ही डाउनलोड हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो थोड़ी थोड़ी करके अपडेट हो रही हैं, तो टेंशन मत लेना। कुछ दिनों बाद जो है, लगभग मुझे लग रहा है कि होली के बाद में सारी चीज़ जो है बड़ी स्मूथली आप लोग ही चलने लगेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। अभी यहाँ पर एक वीडियो मैं जानबूझकर ले रहा हूँ, एक तो चीज़ें जो है प्रोसीजर में चल रही हैं थोड़ी सी, और दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट पर आप लोगों की एक अच्छी कमांड बन जाए, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद में जो सब्जेक्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। उसके बाद में पैरेलल में फिर 2-2 वीडियो आएंगी, उनको अच्छे से आप लोग एंजॉय करना।
तो मेरा पर्पज ये है कि कम से कम ये सब्जेक्ट ऐसा हो जाए आप लोगों का कि कम से कम इसमें आप लोग एज बना सको इस सब्जेक्ट में। तो वो पूरा फोकस बस मेरा वहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए इतनी तसल्ली में आराम आराम से चीज़ें जो है कवर की जा रही हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और एक कोशिश मैं ये कर रहा हूँ थोड़ा सा कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाके पढ़ाया जाए, ताकि यूपीएससी के जो नहीं होता एक तरीके से आईएएस वाले लेवल पर, ताकि इस वाले पेपर में एपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन भी बने तो वो आसानी से आप लोग इनको टैकल कर सको। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग उसको पेशेंस के साथ में करते रहो। इसके बाद में जैसे ही आप लोग देखो होली के बाद में फिर आप लोगों को सांस भी नहीं आएगा, इतना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, जस्ट स्टार्टिंग है, तो इसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के चलते रहो आराम से। प्रैक्टिस भी आना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग अभी यहाँ पर, प्रैक्टिस टेस्ट भी बहुत सारी और चीज़ें आएंगी, देखते रहो अभी, ठीक है। और जिसके पास में iOS है, फिर से बोलूँगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जाकर आप लोगों को iOS का एक आइकन मिलेगा, लाइट iOS आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी है, मुझे क्या शेयर करनी है, बेसिकली एक बच्चे ने शेयर किया कि सर आप जो है अपना ही प्रोडक्ट लीक कर रहे हो। मैंने बोला था ना कि 2-2 मिलकर खरीद लेना, तो उसमें एक बच्चे ने किसी के साथ में मिलकर खरीदा और वो बच्चा जो है वो उसको अब OTP नहीं देता, क्योंकि एक मोबाइल में ही एक टाइम पर आप लोग उसको कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यार, पता चला यहाँ पर फिर इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हो, कह रहे हो कि सर उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, यार ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये गलत बात है। आप लोगों को पहले ही बोला था मैंने कि देख के किसी इंसान के साथ में काम करना, जो आप लोगों का रूममेट हो या फिर कोई भाई बहन हो। रैंडमली कमेंट बॉक्स में आके मत लिखो कि कोई है क्या मेरे साथ में आकर उसको ले ले, पता चला आपने पैसे दे दिए, सामने वाले का उसमें नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, वो एंजॉय करेगा और आप लोगों को देने का भी नहीं, क्या कर लोगे फिर। तो ये चीज़ें मत करो, उसीलिए मैं वो चीज़ें बता नहीं रहा था जानबूझ के। मैं नहीं चाह रहा कि कोई फालतू में परेशान हुए, फ्रस्ट्रेट हुए। मिलकर खरीदना है तो अपने भाई बहन के साथ खरीदो या फिर अपना रूममेट हो उसी के साथ में खरीदो, कोई तीसरे पर्सन की चक्कर में मत पड़ो। फिर बोलते हो कि सर ये चीज़ होगी, मैं इसीलिए मतलब मैं ना एडमिशन बंद कर दूंगा यहाँ पे अब, ठीक है। मुझे फालतू की ये चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं, उसमें इतने सारे मेल हो जाते हैं जिसकी कुछ नहीं, किस किस का रिप्लाई करूँ यार मैं, जितने हो गए बस उतने काफ़ी हैं, और फालतू में बर्डन ही क्यों बनाना है। मैं देख लो इसको जल्दी जल्दी, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलो कोई नहीं, चल रही हैं चीज़ें चल रही हैं, पर लेकिन कभी कभी ना चीज़ें ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली बोल रहा हूँ मैं, तो आराम से देख लो यार जितना करना है उसमें, तो वो चीज़ें ताकि बैलेंस वे में सारी चीज़ें चलती रहें, ठीक है ना। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों। अभी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय का रिजल्ट आया है, आप लोगों को पता है यहाँ पर कल इलेक्शन, इस मतलब यहाँ पर इलेक्शन हुए, तो अभी यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो जो रिजल्ट आया है यहाँ पर, उसमें जो बीजेपी है वो बेसिकली अपने अलाई के साथ मिलकर पावर रिटेन कर पा रही है, यानी कि वो पावर में आ रही है फिर से मेजोरिटी के साथ में, अपने जो अलाइज हैं उनके साथ मिलकर। और लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मेघालय के अंदर में हंग, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोई भी मेजोरिटी में नहीं है, देखो कौन मिलकर अब मिलीजुली गवर्नमेंट चलाते हैं यहाँ पर, तो इसको हंग बेसिकली वर्डिक्ट बोला जा रहा है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, जब यहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे तो ये बातें सब बोल रहे थे कि ये इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि 2024 में जब इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कौन पावर में आएगा, यानी कि ये स्टार्टिंग है, उससे ये पता चलेगा कि कौन पावर में आने वाला है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से आप लोग डिसाइड कर रहे हो कौन पावर में आएगा, तो यहाँ पर तो दिख रहा है सीधे सीधे कि कौन पावर में आएगा, ठीक है, बीजेपी पावर में आएगी। पर लेकिन इन रियलिटी सेंटर जो इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट इलेक्शन होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाओगे जल्दी से दोनों को एक दूसरे के साथ में कि कौन जो है वो पावर में यहाँ पर आने वाला है स्टेट के इलेक्शन के बेस पर, क्योंकि जनता जो है सेंटर को अलग तरीके से देखती है और स्टेट को अलग तरीके से देखती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप लोग क्या लग रहा है कि कौन यहाँ पर जीत कर आएगा 2024 में, और किसको आप लोग एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहते हैं, मोदी जी सही हैं या फिर कोई और। नहीं मोदी जी कह रहे होंगे मैं नहीं तो कौन बे मैं नहीं तो कौन ये बोला भी था उन्होंने एक बार पहले चलिए जो भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर तो आप लोग थोड़ा सा फोकस दीजिएगा, क्योंकि इसको पॉइंट को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में जिसको बोलते हैं ADR, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1999 में बनाई गई। जब पहली बार मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था कुछ सालों पहले, तो मैंने कहा कि इसको कहते हैं ज़िंदगी को सही तरीके से जीना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर में जो आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे वो मैक्सिमम IIM जो अहमदाबाद है, मतलब कि एक तरीके से जो IIM के जो प्रोफेसर्स हैं, अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, या फिर जो भी हाई प्रोफाइल जो पर्सनैलिटी हैं उनके द्वारा इकट्ठा होकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका नाम रखा गया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन रखा जाए, उसके लिए रिफॉर्म करना देश के अंदर में। और वो कैसे होगा कि जनता को अवेयर कराना कि देश के अंदर में क्या चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के काले चिट्ठे जो हैं ये कई बार खोल के सामने रखते हैं,
तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं। कोई बिल अगर पब्लिश किया जाता है और फिर आगे एक्ट बनता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं ये जनता को बताते हैं। कोई बिल रखा गया डिस्कशन के लिए पब्लिक में, एक तरीके से ड्राफ्ट जो रखा जाता है, बेसिकली बिल नहीं ड्राफ्ट, तो उसके बारे में बताते हैं ये, ताकि वो पब्लिश किया इससे पहले कि वो डिस्कशन जाए उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर में, तो लोग कम से कम अपनी राय दे सके। तो उसके लिए भी कई सारे काम यहाँ पर करते हैं। तो बहुत ही एक सटीक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और इसने बोला 2020-21 में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने अपनी फंडिंग के बारे में डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी 1917, यानी कि टोटल मिलाकर 2000 करोड़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा टोटल डिक्लेयर इनकम जो इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है AITC, यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है यहाँ पर। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर लगभग आधा है, ये यहाँ पर जो है टोटल इनकम है, और यहाँ पर ये आप लोग समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPI, NCP और BSP जो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। तो ये इनके द्वारा बताया गया कि ये इनकम जो है इनके खुद के द्वारा डिक्लेयर की गई। तो हाईएस्ट इनकम है लास्ट फिस्कल ईयर में जो यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट पावर में है। कई बार इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो भी पावर में रहता है सबसे ज़्यादा डोनेशन उसी को मिलता है। तो इसी के चलते ही रहता है कि जो डोनेशन देने की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा क्या बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। जो हमारे देश के अंदर में इलेक्शन बॉन्ड जो बेसिकली यहाँ पर लेकर आए जाते हैं, उसमें यही बोला गया बार बार कि ये ऐसे बॉन्ड होते हैं कि जो भी यहाँ पर चंदा देता है उसको उसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना पड़ता है जो पावर में है, वरना फिर उसको दिक्कतें निकलकर सामने आती हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि कई बार जो खासकर अगर यहाँ पर बात करें तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन होते हैं, वो इससे अपना फायदा भी निकलवाते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को बेसिकली चंदा देते हैं जो कि पावर में होती है। तो ये इसके चलते कई बार ये बोला था कि पब्लिक फंडिंग वाला सिस्टम आ जाना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो चंदा मिलना चाहिए उसको कोई इंडिविजुअल न दे, उसको पब्लिक फंडिंग की बात यहाँ पर की जाए एक तरीके से, यानी कि जो भी पैसा जाए वो गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम बन जाए कि वहाँ से सारी पॉलिटिकल पार्टी को जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से मिलना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं चीज़ों में रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं ना देश के अंदर में, फिर यहाँ पर पता चलता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लोग जो है हवाई जहाज में बैठ के आ रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो है ऑटो में बैठ के आ रहे हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पता नहीं क्या क्या बांट रही है, दूसरी तो जैसे तैसे अपना काम चला रही है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यहाँ पर ADR जो है वो लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जब हम लोग बात करते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में। कल को चलकर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले पुंची कमीशन के बारे में कि किससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी आप लोगों से मैं बातें करूंगा। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है GS पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमारी कंट्री में होम गवर्नमेंट है, यानी कि होम गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, बेसिकली होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया कि यहाँ पर पुंची कमीशन के ऊपर फोकस किया जाए। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा जो बेसिकली राज्य जो सरकार है उसके साथ में मिलकर पुंची आयोग की रिपोर्ट के ऊपर टिप्पणी मांगी है कि आप लोगों की क्या राय है, इसके फैसले को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। पुंची कमीशन जो है इसके बारे में आप लोगों से आंसर राइटिंग में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो कमीशन है ये बात बताता है कि किस तरीके से हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो आगे सही डायरेक्शन में चलना चाहिए। जो पुंची साहब हैं आखिर ये थे कौन, अगर इनके बारे में बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारे देश में एक कमीशन बनाया गया जिसमें बात की गई कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर सही डायरेक्शन में शानदार तरीके से काम करे, तभी हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी कि संघवाद का ढांचा है तभी आगे सही तरीके से सही डायरेक्शन में बढ़ पाएगा। इसके लिए MM पुंची, MMP याद रख लेना, MM पुंची साहब जो है फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया और इस कमीशन के द्वारा अलग अलग वॉल्यूम प्रेजेंट किए गए। तो टोटल मिलाकर 7 वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो इनके द्वारा प्रेजेंट किए गए। तो उनमें बहुत ही फोकस है कई सारे एरिया पर, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में। इसमें सही बातें कई सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि कुछ बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे ऑटोनॉमी देनी चाहिए। गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में कई बार ये बोलते हैं कि जो गवर्नर के लिए भी इलेक्शन होने चाहिए। आप लोग क्या लगता है कि गवर्नर के लिए इलेक्शन होने चाहिए? फिर यहाँ पर जो है बैलेंस बनाने की बात की जाती है, क्योंकि गवर्नर जो है वो कई बार ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ढंग से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है,
क्या क्या डिमांड है उनके ऊपर, क्या क्या इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब जो आर्टिकल्स के ऊपर भी बात की गई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविजन, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पुंची कमीशन के अंदर में यहाँ पर बेसिकली की गई थी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है, और एपीएफसी के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पुंची कमीशन 2007 में चेयरमैनशिप जो है एमएम पुंची साहब की अध्यक्षता में यहाँ पर इसको बनाया गया था, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अभी यहाँ पर बात करें तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट है यहाँ पर इंटरस्टेट रिलेशन के बारे में, तो स्टैंडिंग कमेटी के सामने 2017-18 में यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसको कैसे हम लोग को आगे लेकर चलना है। ऑब्जेक्टिव यही है सीधा सीधा कि रिव्यू करना है कि कैसे करंट प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग सेंटर और स्टेट जो है वो कुत्ते बिल्ली की तरह न लड़े, और एक फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो सिस्टमेटिक वे में हम लोग इंप्लीमेंट करके यहाँ पर आगे लेकर चल सके। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें इसने बहुत ही सटीक तरीके से जो कमीशन है अपनी एक तरीके से रिव्यू दिए हैं, ताकि एक बेहतरीन सिस्टम जो है वो हम लोग आगे लेकर बढ़ सकें। इसकी कुछ रिकमेंडेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कमीशन है जिसके बारे में बात करता हूँ मैं अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही थी, क्रिएट किया जाए और यहाँ पर कहीं ना कहीं सुपरसीड किया जाए स्ट्रक्चर जो मैटर है रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि कई बार कई सारे ऐसे प्रोविजन रहते हैं यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में जाकर घुस जाती है। अभी जब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देश के अंदर में चलाया गया उस टाइम पर सीधे सीधे ये बोला गया कि सरकार जो है वो स्टेट के दायरे में जाकर घुस रही है, और उसके बाद में फिर ब्लॉक एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला दिया। तो कई सारे जो स्टेट हैं बोल रहे हैं कि ये तो बेसिकली हमारे एरिया में आकर घुस जाए कंप्लीटली। अमेंडमेंट करने की बात की गई आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 के अंदर। 355 जो बोलते हैं यहाँ पर सेंटर को पावर दे रखी है प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन, और 356 बोलते हैं यहाँ पर कि प्रेसिडेंट रूल। कई बार आप लोगों ने सुना होगा पुराने टाइम पर कि प्रेसिडेंट रूल जो है आनन फानन में स्टेट के अंदर में लगा दिए जाते हैं, और मैक्सिमम उन्हीं स्टेट में लगते हैं जिन स्टेट में अपोजिशन की सरकार होती है। यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो पावर में रहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी हो चाहे पुराने टाइम पे कांग्रेस हो, इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहती है कि उस टाइम पर हमेशा जो अपोजिशन के लीडर रहते हैं उनमें सारी कमियां खामियां दिखती हैं। वो बेसिकली लगते हैं कि पता नहीं क्या करप्शन कर रहे हैं। जो पावर में रहते हैं उनसे कोई नहीं पकड़ा जाता कभी, ठीक है। मतलब उस टाइम पर ये लगता है कि सारे पावर वाले दूध के धुले हैं। तो ये कई बार मिसयूज होते हैं यहाँ पर हमारे देश के सिस्टम का, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। गवर्नर अगर होना चाहिए किसी भी राज्य के अंदर में तो वो आउटसाइड स्टेट का होना चाहिए। वैसे बोल तो दिया आउटसाइड स्टेट का होना चाहिए, चलो हो भी गया आउटसाइड स्टेट का, पर लेकिन गवर्नर जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। आउटसाइड स्टेट में बोलने का मतलब ये है कि ताकि रीजनल जो पॉलिटिक्स है उससे वो इन्फ्लुएंस न हो, तो एक अच्छी बात बोली गई। गवर्नर जो होना चाहिए वो नॉमिनेटेड होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ में कंसल्ट कर कर। रीजन क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर बैठा देती है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के सर पर ले जाकर, और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ऐसा होता है जैसे दिल्ली में सिचुएशन बनी हुई है, जैसे वेस्ट बंगाल में सिचुएशन बनी हुई थी, जैसे केरला और तमिलनाडु में सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा अटपटा सा माहौल बना देता है जिसकी वजह से बार बार न्यूज़ में आने लगते हैं। और वेस्ट बंगाल वाली सिचुएशन तो इतनी खतरनाक हो गई थी वहाँ पर, मतलब एक दूसरे की इंसल्ट करने पर आ गए थे, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है, जो कमेटी है सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए गवर्नर के लिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ही ना रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर हो जाना चाहिए। एक जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है, यानी कि प्रेसिडेंट के जब तक चाहे तब तक गवर्नर रहेगा, वरना नहीं, तो वो हट जाना चाहिए यहाँ पर। एक गवर्नर जो है उसको टेन्योर मिलना चाहिए कि भाई साहब इतने टाइम तक तो रहेगा, कोई टच नहीं कर सकता इतने टाइम तक। दिक्कत क्या है, गवर्नर की बेचारे को प्रॉब्लम है, उसको भी उसी हिसाब से काम करना पड़ता है कि आज है कल रहे ना रहे, ठीक है, तो मैं रहूं ना रहूं, तो वाली बातें हैं। गवर्नर का प्रोसीजर जो होना चाहिए इम्पीचमेंट का स्टेट को दे देना चाहिए, कि अगर स्टेट के अंदर में गवर्नर जो है वो हद से बाहर जाता है तो उसका भी इम्पीचमेंट करना चाहिए, जैसा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यहाँ पर होने का प्रोसीजर है। तो ये इतनी सारी पावर अगर यहाँ पर मिलेगी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, जो रस्साकसी वाला, वो पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। क्या बात लग रही है आप लोगों को, सही बातें बोली गई हैं, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर लिखा होगा इन्होंने। जो नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूँ वो काफी खतरनाक है। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में फाइनेंस कमीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देता है कि कैसे कैसे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। चलो ठीक है, फाइनेंस कमीशन ने बता दिया कि ऐसे ऐसे टेस्ट का जो होना चाहिए इंक्लूजन, ठीक है।
पर लेकिन कई बार कई सारे रूल और रेगुलेशन जो है जब बनाए जाते हैं तो प्रॉपर स्टेट को वहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ढंग से काउंट करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है जिसकी वजह से पूरे कोविड-19 के टाइम पर सारे स्टेट जो है वो रोते रहे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आज की डेट में आप लोग टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने लगा दिया कि 1% जो है वो सेस लगेगा या फिर 1% जो है वो सरचार्ज लगेगा, तो सेस और सरचार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इस कमीशन ने बोला कि रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पर जो ग्रोस टेस्ट जो यहाँ पर पूरा टैक्स जो इकट्ठा होकर आता है उसमें सेस और सरचार्ज जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए। आप लोग बोलोगे क्यों? टैक्स तो अच्छी बात है, कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट के पास में जा रहा है। उसका रीज़न ये कि जो सेस जो होता है ना इसको बोलते हैं CESS। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी इन्वायरमेंट खराब है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है। अगर मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन ढंग से नहीं हो रही है तो बच्चों की एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस देकर चलना है। तो कुछ भी ऐसा जैसे सोलर पैनल जो है सब जगह होने चाहिए तो उसके ऊपर काम करना है। तो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है और उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर सरचार्ज जो रहता है यहाँ पर और जो सेस वगैरह रहते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ये सेंटर लगा तो देता है पर लेकिन इसको स्टेट के साथ में शेयर नहीं करता है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो टोटल कलेक्शन जहाँ से निकल कर आ रहा है उससे ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पर सेस और सरचार्ज का निकल कर आता है। स्टेट गवर्नमेंट रोते रहते हैं कि भाई साहब तुम तो अपने कमाने के साधन ढूंढ रहे हो और हम जो दारू बेचते हैं हमारे दारू बेचने वाले साधन भी तुम हमसे छीन रहे हो। हम लोग जो और भी कुछ काम करते हैं उल्टे सीधे हमारे छीन रहे हो। हमारे हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के ले गए तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को पकड़ के दिल्ली के अंदर में अभी एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन देखने को मिली। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, दिल्ली के जो अभी फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं मनीष सिसोदिया साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप भी कई खतरनाक है। आरोप क्या है ये बोला गया रिसेंटली अभी आरोप के अंदर में कि उन साहब के द्वारा एक साइड में बोला गया कि मैं एजुकेशन को एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर चल रहा हूँ, जिसमें उन्होंने काम भी किया, दुनिया ने उनको देखा भी। दूसरी साइड में क्या कर रहे हैं, शराब पिला रहे हैं सबको, एक तरीके से शराब से जो है दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर बैलेंस क्या रहता है जो सबसे ज़्यादा सोचने वाला है। आप लोग खुद सोचो सरकार क्या करती है और यहाँ पर किस तरीके से हम लोगों को इसको देखना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मूवी जैसे ही चलती है थिएटर के अंदर में तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू के ऊपर बोलते हैं कि इसको नहीं पीना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब ठीक है हम नहीं पिएंगे, सरकार को बोल दो कि इसको बनाना बंद कर दे। सरकार बोलती है कि हम तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वहीं से मिलता है, हम इसको बनाना कैसे बंद कर दें, हमारी तो जो है सरकार ही नहीं चल पाएगी बिना पैसे के, ऐसे कैसे काम चलेगा। पर लेकिन जो टैक्स हमारे पास आ रहा है हम तो उसको अच्छे काम में यूज़ करते हैं, हम लोग एजुकेशन में यूज़ करते हैं, हम लोग उसको हेल्थ में यूज़ करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये एक दो मुही तलवार है, ये जो टैक्स यहाँ से आ रहा है। स्टेट के पास में पैसा तो इकट्ठा हो जा रहा है कि भाई साहब तुमको पैसा मिल गया, पर इन रियलिटी में अगर समझोगे ये जो पैसा यहाँ पर आ रहा है ये खतरनाक लेवल का पैसा है, क्योंकि कोई इंसान मर रहा है बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीकर, उससे पैसा कमाकर फिर सरकार बोले कि हम लोग हेल्थ में लगा देंगे, हम लोग एजुकेशन में लगा देंगे। क्या लगता है आप लोगों को ये क्या चीज़ होगी? मतलब दूसरे की अर्थी पर दूसरे की हेल्थ जो है वो सजाई जा रही है, ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। पैसे कमाने के और दूसरे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। ये नहीं कि तुम सिगरेट पियो तुमसे पैसा मिल रहा है, सही बात है, यहाँ पर जुआ खेलना सिखा दो लोगों को क्योंकि टैक्स लग रहा है उसके ऊपर। तो चीज़ों को ऐसे रेगुलेट करो तो कि ये नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आगे ना बढ़े और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस न रहे, वरना मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसी पर्टिकुलर पर्पज से अपना पैसा कमा रही है, जो कि गलत बात है। तो कोई ऑल्टरनेटिव दूसरे साधन यहाँ पर होने चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर हो गई। इसी के साथ में फाइनेंस जो यहाँ पर कमीशन डिवीजन होना चाहिए, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट, ताकि चीज़ों को ढंग से टैकल किया जा सके इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात बोली जा रही है ये बोली जा रही है, एक सेकेंड, अब सही है, कम्युनल वायलेंस के बारे में बात की जा रही है कि कम्युनल वायलेंस अगर कहीं पर होता है तो उसके लिए बिल लाना चाहिए और टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का होना चाहिए इन द स्टेट विदाउट द स्टेट परमिशन, क्योंकि कई बार स्टेट परमिशन नहीं देती है और चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पॉकेट वीटो, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आज की डेट में कई बार गवर्नर को यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई बिल पास किया उसको अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टेट जो है विद इन द 6 मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट जो डिसीजन है उसको बेसिकली बात की जा रही है कि वो एक तरीके से जो क्लोज है उसमें एक टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए, ठीक है, कि एक तरीके से पॉकेट में डाले हुए हैं, उस पर कोई डिसीजन ही नहीं दे रहे हैं, ना तो पास कर रहे हैं ना फेल कर रहे हैं। तो पास फेल नहीं होता था, बचपन में होता था वो जो चमकता था पास फेल तो वाली कंडीशन यहाँ पर रहती है, तो एक गलत बात है। सेंटर डिप्लोय एक तरीके से डिप्लोमेटिक पावर जो रहती है
कई बार क्या रहता है यहाँ पर एक तरीके से जो नेगोशिएशन की बात आती है यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर घुस जाते हैं जाकर। अभी आप लोगों ने देखा एग्रीकल्चर के बारे में जब यहाँ पर बात कर रहे थे और खासकर बात की जा रही थी यहाँ पर जो बिल लेकर आए गए थे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के लिए, तो कई सारे लोग जो है उसको लेकर जो है फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये बिल्कुल गलत बात है। सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, जो भी सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों को पता है 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हालांकि यूनियन लिस्ट बोलते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर बेसिकली फुल पावर जो है कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। जबकि ये माना जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट इसलिए बनाई गई थी ताकि सेंटर जो है वो डिस्कशन करके यहाँ पर काम कर सके, ना कि वो जो है अपनी मनमानी चला के स्टेट को बोल दो कि लो हो गया अब तुम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लो। तो ये गलत बात है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं काम होना चाहिए, तो चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से कई सारी बातें बोली गई। जैसे अगर बात करें सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो उसके बारे में बोला गया यहाँ पर कि सपोर्ट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की, प्रॉपर एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कोएलिशन जो भी हो पार्टी की बिफोर द इलेक्शन होनी चाहिए। ये कई सारी रिकमेंडेशन दी गई थी उनके द्वारा। मतलब क्या था, कई बार क्या होता है जैसे पॉलिटिकल पार्टी में अगर आज के दिन में आप लोग देखो, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर राज्य है जिसका नाम है ए, उस राज्य में इलेक्शन हुए और उस राज्य में जो है 5 लोग जो है वो खड़े हुए हैं। 5 लोग में से एक इंसान को जो है वो यहाँ पर मिल गए 20% वोट, दूसरे इंसान को मिल गए 15%, तीसरे को मिल गए 25%, मतलब इस तरीके से कोई पैटर्न चल रहा है, ठीक है। चौथे इंसान को मिल गए यहाँ पर, इसको मिल गए यहाँ पर 10% वोट, ठीक है। अब कितना हो गया, यहाँ पर इसको 10% मिल गए और एक बच गया, उसको कितने दिलाने बताओ, उसको दिला दो चलो 30%, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए यहाँ पर, तो 100% हो गए, 100% हो गए ना, 30 और 10 40, 40 60, ठीक है, हो गए पूरे 100%। तो अब इन 100% में से सोचो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अगर यहाँ पे बोले इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जीत कर आएगा, तो ये वाला जीत कर आएगा। तो चलो ये वाला जीत कर आ गया। अब यहाँ पर अलग अलग सब इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी में से जब जीत कर आए तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम पर कोई गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी, पर लेकिन क्या हुआ यहाँ पर उसके पास में एक सीट की कमी पड़ रही थी, ठीक है। तो एक होता है कि कोएलिशन, अगर मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक सीट की कमी पड़ रही है, किसी ने आकर सपोर्ट कर दिया, पर लेकिन हुआ क्या, जो सपोर्ट करने वाला था यहाँ पर एक सीट वाला, उसने सपोर्ट करने से मना कर दिया, बाकी दूसरे के साथ में जाकर मिल गया, जो यहाँ पर छोटी छोटी जो है मेजोरिटी मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, जिसकी पावर में गवर्नमेंट में आने वाला था उसकी वो गवर्नमेंट में आए नहीं। तो बोला यह गया कि आप लोग इलेक्शन से पहले ही यहाँ पर कोएलिशन रखो, इलेक्शन के बाद में कोएलिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोएलिशन ऑफ द पार्टी एस्टेब्लिशमेंट बिफोर इलेक्शन, ताकि बाद में जो है ये दल बदल वाली नीति जो है वो चलती हुई यहाँ पर नजर न आए और एक स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि जनता के पैसे पर इलेक्शन जीतकर आप लोग आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जनता के फेवर में चीज़ें होनी चाहिए। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी विद द बैकिंग ऑफ द अदर पार्टी, उसी को मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कोई छोटी छोटी पार्टी आ गई और वो आके बैठ गई यहाँ पर। सबसे पहले लार्जेस्ट सिंगल पार्टी का ही यहाँ पर मुद्दा एक तरीके से होना चाहिए। पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन ऑफ द पार्टी जो होनी चाहिए मेंबर की, वो एक तरीके से या फिर किसी के साथ में, तो वो ऐसा होना चाहिए कोई एक तरीके से आउटसाइड सपोर्ट करेगा, वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में जाकर बैठेगा। क्यों? क्योंकि लालच में आ जाते हैं यहाँ पर कि हाँ भाई साहब हमको ये पोस्ट दे दो, हम तो तुम्हारे पास में आ जाएंगे, तो वो वाली खतरनाक सिचुएशन जो है वो माहौल क्रिएट करती है, तो इनसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर पूंजी कमीशन के बारे में, इसको अटेम्प्ट करें। यहाँ पर कमीशन जो है 2007 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। चेयरमैनशिप फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मदन मोहन पुंची साहब। कमीशन ने सबमिट कर दी थी अगले साल ही अपनी रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव है कि कैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है मैनेज करने चाहिए। क्या है सही आंसर, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन मेड बाय द पुंची कमीशन। तो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस बिल अमेंडमेंट आना चाहिए। टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्स विदाउट द स्टेट परमिशन, ये इसके अंदर में बोला गया। दूसरा बोला गया कि जो क्लोज है यहाँ पर बेसिकली मैंडेटिंग नोटिस होना चाहिए विद इन पीरियड 6 मंथ, जो कि प्रेसिडेंट डिसीजन ऑन द पॉकेट वीटो के ऊपर भी काम करना चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो ले बैठे हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूनियन एबिलिटी टू नेगोशिएट द ट्रीटी टू दैट इन्वॉल्व सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यानी कि एक प्रॉपर नेगोशिएशन होना चाहिए यहाँ पर, सिस्टमेटिक वे में काम चलना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पहले क्वेश्चन का आंसर था सी, यानी कि उसने रिपोर्ट जो है इमीडिएटली यहाँ पर सबमिट नहीं करी, बाद में की थी 3 साल बाद में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए, टॉपिक को तैयार करने का मतलब होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं, वरना टॉपिक पढ़कर ऊपर से निकल जाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या की जा रही है? डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ द पुंची कमीशन ऑन द जो कन्वेंशन है टू फॉलो बाय द गवर्नर वाइल कॉलिंग ए पॉलिटिकल पार्टी और कोएलिशन टू फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन स्टेट।
तो ये जब होता है यहाँ पर कि किसको गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए बनाना है, तो उसमें यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, तो उसकी रिकमेंडेशन के बारे में यहाँ पर बात करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई भी डाउट माइंड में हो तो उसको दूर करना है और बताना। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आ चुके हैं, तो डाउट मत रखिएगा। दोस्तों ये टॉपिक ना एक बहुत ही उम्दा तरीके का टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर एक आइडिया भी है, खासकर कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, कि उनके लिए किस तरीके से वो यहाँ पर जो सुंदरबन खासकर जो एरिया में काम करते हैं, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं जिनको दलदली फॉरेस्ट कहते हैं, वहाँ पर वो श्रिम्प कल्टीवेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस टॉपिक से कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। वैसे अगर देखा जाए तो शॉर्ट न्यूज़ में मैंने टॉपिक कवर किया था, पर लेकिन अभी उस टाइम पर मैंने ना तो आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, और इसी के साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों को आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यानी कि अब ये टॉपिक जो है थोड़ा सा वो डिटेल में होगा, और थोड़ा सा एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि रिवीजन भी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप लोग खुद देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप लोग जाएंगे, बात क्या की जा रही है कि डिस्कस करना है क्या कोज है ऑफ द जो डिप्लीशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव यानी कि एक तरीके से जो मैंग्रोव यानी कि जो दलदली तटीय फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, और एक्सप्लेन करना है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, खासकर मेंटेन करने में जो कोस्टल इकोलॉजी होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो ये बड़ा ही एक आसान सा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में पूछा जा सकता है, और रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक आप लोगों का वैसा क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, और वैसे बहुत सारी और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे जब भी आप लोग अगर कोस्टल एरिया में जाएंगे, तो खासकर हमारे देश का जो कोस्टल एरिया है, हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो बाउंड्री है ये 7,500 किलोमीटर की आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। यानी कि जो कोस्टल एरिया है ये 7,500 का है हमारे देश में, अगर किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर इसको काउंट करोगे। तो इन एरिया में जो लोग रहते हैं, तो उनकी रोजी रोटी के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्रोग्राम है ये, जो कि यहाँ पर एक तरीके से एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना। अब यहाँ पर एक तो हम लोग क्या करेंगे, जो श्रिम्प होते हैं यानी कि जो झींगे होते हैं, उनकी खेती आप लोगों को यहाँ पर होती नजर आएगी। एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यानी कि झींगे की खेती होगी यहाँ पर, उसका एक्सपोर्ट भी यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल है उसको भी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको बहाल कर पाएंगे, यानी कि उसको भी हम लोग फिर से रीग्रो कर पाएंगे, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कंपेयर करवाता हूँ आप लोगों को। जैसे तमिलनाडु के अंदर में एक पर्टिकुलर गेम है जिसके चलते बैल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बुल टेमिंग बेसिकली उसके अंदर की जाती है, ठीक है, तो जल्लीकट्टू हम लोग उसको बोलते हैं। वैसे अगर देखा जाए जल्लीकट्टू में बोला जाता है कि जो सांड यूज़ किया जाता है, जो बैल यूज़ किया जाता है, वो खत्म हो जाएगा अगर जल्लीकट्टू के अंदर उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो फेस्टिवल भी सर्वाइव कर रहा है, और वो बेसिकली जो बैल है वो भी सर्वाइव कर रहा है उस पर्टिकुलर एक प्रोग्राम की वजह से। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर स्कीम ये लेकर आए गए हैं जिसका नाम रखा गया SAIME। ये स्कीम है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव्स इकोसिस्टम। तो ये एक इनिशिएटिव है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव्स, जो बेसिकली इकोसिस्टम, ये आप लोग याद रखिएगा। ये एक न्यू इनिशिएटिव है यहाँ पर, जो कि सुंदरबन डेल्टा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश वाला रीजन है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसके नाम पर इस डेल्टा का नाम पड़ा पता है आप लोगों को? एक सुंदरी नामक ट्री है यहाँ पर जो उगता है, उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया। तो कम्युनिटी को साथ में लेकर यहाँ पर ये डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है, और हमारी कंट्री में यहाँ पर जो नेशनल इन्वायरमेंटल जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है वो यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को, जिसको रखा बोला गया SAIME यानी कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो इसके दो रीजन है। एक तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि सस्टेनेबल हम लोग क्या करेंगे, श्रिम्प की खेती कर पाएंगे यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में जो झींगे का कल्टीवेशन है यहाँ पर, तो उसकी हम लोग खेती कर पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में दूसरा क्या रहेगा, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है यानी कि जो यहाँ पर दलदली जो जलीय ये एक तरीके से फॉरेस्ट है, उसको भी हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो एक्सपर्ट है यहाँ पर, वो इसको लेकर कई बार बताते भी हैं कि अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है, पर्टिकुलरली श्रिम्प जो है यहाँ पर, ये एक तरीके से आफ्टर क्लियरिंग द लार्ज जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कई सारे लोग इसको लेकर अगर बात करें तो अपने अपने जो कंसर्न भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है।
तो पॉजिटिव भी हैं और चीज़ें नेगेटिव भी हैं, तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जैसे कि जब ये खेती होगी यहाँ पर पर्टिकुलर, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों को व्यापार मिलेगा, एक तरीके से उनको रोजी रोटी मिलेगी। और तो ये आप लोग समझ सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ये बेसिकली अगर देखेंगे सुंदरबन का ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। और जब मैं आप लोगों से मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करता हूं तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, और यहाँ पर कोस्टल एरिया में ये कई अच्छे काम करते हैं। जैसे कि बाढ़ आ रही है, ठीक है, सुनामी आ रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो लैंड पर काफ़ी कम करने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अगर कोई वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मिट्टी के कटाव को भी यहाँ पर रोकने का काम करते हैं। पर लेकिन इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंट की वजह से, कई सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से इनको आनन फानन में काट दिया जाता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई सारे स्टेट पीसीएस में और एग्जाम में पूछा चुके हैं। एक बार अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज कर फिर तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। सबसे ज़्यादा अगर आज के दिन में बात करेंगे वो पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और वेस्ट बंगाल से बाद में दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, गुजरात के अंदर में। और इनमें डिफरेंस कितना है, वेस्ट बंगाल से आधे हैं यहाँ पर, यानी कि जितने गुजरात में है उसके आधे वेस्ट बंगाल में, और उसके भी आधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार में। यानी कि इतना कम कम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और फिर लगभग उसके आधे से थोड़े ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और केरला, तो ये सारे कोस्टल एरिया में यहाँ पर आप लोगों को थोड़े थोड़े नजर आएंगे। पर सबसे ज्यादा कहाँ पर वो बता दिया। अब कल को क्वेश्चन देकर उसने सामने वाले ने पूछ लिया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसी के साथ में दूसरा दे दिया राजस्थान में, तीसरा दे दिया उसने यहाँ पर बेसिकली आसाम के अंदर में। तो आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करनी है ना यहाँ पर कि कहाँ पर पाए जा सकते हैं, कि कहाँ पर ऐसा माहौल मिलता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर उसकी पता है तो वो एक तरीके से ना कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या यहाँ पर कि आप लोगों को एक तरीके से ये पता है कि एक्चुअल में है क्या यहाँ पर। कुछ और बातें अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सुंदरबन के बारे में बताता हूँ, जो यहाँ पर अब आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन जो है ये काफ़ी वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और वर्ल्ड में लार्जेस्ट, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो रिवर है उसका जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पता होना चाहिए। 3 रिवर आकर मिलती हैं वहां पर, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है और वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा के साथ साथ में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया भी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा डेल्टा भी है और सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन जो वर्ल्ड जहां पर जो टाइगर देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके अलावा दुनिया में कहीं भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में टाइगर देखने को नहीं मिलते हैं। सुंदरबन जो है ये यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्रिएट किया गया था 1973 में, तो तब से यहाँ पर जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। सुंदरबन को आगे चलकर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ये दिया गया था बेसिकली 1984 में, इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया। और सुंदरबन जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको दर्जा दिया गया 1987 में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाल दिया गया। और सुंदरबन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी आता है, 2001 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया गया। सुंदरबन जो है ये वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में भी आता है, जिसको रामसर साइट आप लोग बोलते हैं, तो इसको ये कन्वेंशन का दर्जा मिल गया 2019 में। तो सुंदरबन से इतने क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है सुंदरबन। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया था ये उस टाइम पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि शॉर्ट न्यूज में था और वहां पर ये पॉइंट जो है आप लोग का बचा हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग के हो गए। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी हो गया आंसर राइटिंग के लिए जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये क्वेश्चन हो गया पूरा, जो कि यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करेगा। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन है आप लोगों का सुंदरबन के बारे में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव है, ओनली मैंग्रोव है जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें एक ही चीज़ के साथ में कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वो भी नहीं लगाया दिमाग, मैंने कहा चलो याद रह जाएंगे आप लोगों के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। और जो इंपॉर्टेंट है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, यानी कि बड़ी बड़ी रिवर, जो 2 रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो इस रीजन में आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट आएंगे। तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर रीजन की बढ़ जाती है।
जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर, उसके ऊपर यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। बोला गया कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बेस पर जो रियलाइज किया गया यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर कोस्टल एरिया में, तो उससे सेफगार्ड देखने को मिला, एक तरीके से रोका उन्होंने यहाँ पर उस सुनामी को। तो क्या रीजन था? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारे के सारे जो भी पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे वीडियो को पॉज कर पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या है इसका, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, क्योंकि मैंग्रोव ट्री जो है वो बात की जा रही है कि डू नॉट गेट अप्रूटेड, इनके वो फटते नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे से वो पकड़ बनाए रखते हैं अपनी, जो स्टॉर्म और टाइड आता है उस टाइम पर भी, बिकॉज एक्सटेंसिवली जो रूट होती है उनकी वो फैली रहती है, इनके जमीन के अंदर में, इनकी जो पानी के अंदर में भी रूट जो है वो जमी रहती है। ये इसी और बिल्कुल नहीं घने घने होते हैं, एक जगह इकट्ठे से होते हैं, ठीक है, यानी कि झुंड में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से अप्रूटेड भी नहीं होते हैं, यानी कि अपनी जड़ें नहीं छोड़ पाते हैं, अच्छे से एक तरीके से एक दूसरे के साथ में झगड़े रहते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बन गया इस तरीके से, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ये अब हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, क्यों क्रिएट किया गया यहाँ पर, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ गई। इसी के साथ में सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की जो सेम स्कीम है, ये आप SAIME जो स्कीम है ये याद रखिएगा, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, कहां पर लॉन्च की गई है? सुंदरवन वाले एरिया में। सुंदरवन एरिया के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई दी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछा, वो अटेम्प्ट करा दिया, लोकेशन दिखा दी कहां पर है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है, और ये हो गया यूपीएससी ने जो आंसर राइटिंग क्वेश्चन पूछा। टॉपिक तैयार, डन 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 डन। कोई भी डाउट हो तो पूछना, इस तरीके से टॉपिक को तैयार किया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं चहुमुखी विकास करना टॉपिक का। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है, ये खासकर सोसाइटी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। द हिंदू में काफी तसल्ली में ये आर्टिकल कवर किया गया। अभी मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बात की जा रही है कि आज की डेट में यहाँ पर जो कोचिंग्स हैं, सोसाइटी के अंदर में जो इंस्टीट्यूशन है, वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखने को मिल रहे हैं लड़कियों को। तो उससे रिलेटेड ये केस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आंसर देना, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर पूछा जाए समाज में आज के डेट में कि कोई लड़की जो है उसके लिए सबसे सिक्योर जॉब कौन सी है, नॉर्मली अगर आप लोगों को फोकस देकर पूछते हैं ना कि यार लड़की टीचिंग करती है, यार वाओ टीचिंग करती है, सबसे बढ़िया जॉब लड़की के लिए टीचिंग की है, ऐसा देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर में जहां पर वो टीचिंग कर रही है, जहां पर वो पढ़ा रही है, या फिर जहां पर वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है, या फिर जहां पर लड़की पढ़ भी रही है, अगर वो वहां पर भी सिक्योर नहीं है तो फिर कहां पर सिक्योर रखोगे लड़कियों को? तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल भी आया है किसी रीजन की वजह से। क्यों? क्योंकि NCW एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसके द्वारा यहां पर बोला गया है कि चीजों को ध्यान में रखो। स्टेट को, जो स्टेट है यानी कि राज्य हैं, उनसे बोला है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो भी होता है वर्क प्लेस पर, खासकर कोचिंग सेंटर्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनके आप लोगों को ध्यान देना है। क्यों बोल रहा है NCW? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये कमीशन बनाया गया है। तो ये ड्यूटी है इस कमीशन की कि इस तरीके की चीजों को देखो कि क्या हो रहा है। आप लोग खुद बताओ, जैसे कोई लड़की कहीं पर जॉब कर रही है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है वहां पर जहां पर आप लोग काम करते हैं, या फिर कई सारी लड़कियां लाइब्रेरी में पढ़ती हैं बैठकर जाकर, वहां पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया है। कहीं रास्ते में आते जाते आप लोगों ने कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस की होगी, कि भी ऑटो में बैठे हुए हैं, वहां पर कोई ना कोई टच करने की कोशिश करता है, छेड़ने की कोशिश करते हैं, मेट्रो में अगर कोई जा रहा है, बस में कोई जा रहा है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, आप लोग खुद देखो यहाँ पर। तो ये जरूरी है कि इसके लिए कमीशन बनाना पड़ गया अलग से। ये ऐसी चीजें भी ना देश के अंदर जब देखते हैं कि कैसा कमीशन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, वरना क्या जरूरत है डंडा लेकर बैठने की एक पर्टिकुलर जगह पर, अगर वहां पर सारी चीजें सही हो। आप लोग खुद बताइए, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, उस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं जिस पृथ्वी पर इंसानों के रहने लायक जगह है ओनली, अब तक दूसरी जगह हम लोग खोज नहीं पाए ढंग से, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे उस पर ऐसी स्थिति है कि हम लोग पैदा हुए वहां पर, हम पैदा ही नहीं होते, उसको इतना खराब कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसे ही यहां पर ये बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडियन सोसाइटी और वुमेन रिलेटेड इशू के साथ में अगर कोई बोले तो याद रखिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट हमारे देश में पर्टिकुलर एक आप लोग बोल सकते हैं कानून आया, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यानी कि कोई जहां भी कोई महिला है, अगर उसको कोई एक तरीके से कोई उत्पीड़न हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उसकी रोकथाम की बात की गई। तो प्रिवेंट करना है, यानी कि रोकना है होना, और अगर हो भी जाता है तो कैसे उसको रिड्रेसल करना है, कैसे उसका निवारण करना है। 2013 में ये कानून आया निकलकर, जिसके बेस पर मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा। कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2013 में कानून ही क्यों आया, अगर इसके बारे में बात करें। आप लोगों को पता है हमारे देश में एक काफी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं
निर्भया केस आ रहा है दिल्ली के अंदर में 2012 का, वो एक इतना भयानक केस था जिसने लोगों को अंदर से दहला के रख दिया। तो उसके चलते यहाँ पर एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर यहाँ पर बात की थी, और उसने ये भी बात किया था कि इसके लिए प्रॉपर एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि फटाफट केस का निपटारा किया जा सके। अगर कोई कंपनी है उसके अंदर में प्रोसीजर होना चाहिए इन चीज़ों को चेक करने के लिए, और कोई भी स्कोप ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर कोई एक तरीके से रियायत मिले यहाँ पर। क्योंकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल के गोल है, वहां पर भी वुमेन के खिलाफ, अगर महिला के खिलाफ, किसी बच्चे के खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने की बात की जाती है ह्यूमन राइट के तहत, यानी कि इंसानों की तरीके से कम ट्रीट कर लो यार, ये बातें वहां पर बोली जाती है। बहुत सारी एनजीओ है जो इसके ऊपर काम करती हुई नजर आती हैं, और इवन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इसी के साथ में सुधार गृह के बारे में बात करें, नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात करें, महिला पुलिस वॉलेंटियर बना दिए, महिला जो यहाँ पर शक्ति केंद्र बना दिए, निर्भया फंड बना दिया। ये सारी चीजें कहां से निकल कर आ रही है? क्योंकि महिलाओं को ढंग से हमारी सोसाइटी में रखा ही नहीं जा रहा है, एक तरीके से बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। इवन फंडामेंटल राइट के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो सेफ गार्ड की बात की जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कंसर्न क्या है, आखिर क्यों इनके द्वारा ये बातें बोली गई है कि कोचिंग सेंटर्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है, और हमारे देश में नहीं, ये दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। 31,000 कंप्लेन आई क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है, एक तरीके से यहाँ पर रिसीव की गई नेशनल कमीशन, और जो वुमेन है इसने कब 2022 में 31,000, ठीक है। तो हाईएस्ट है 2014 से अगर आप लोग बात करते हैं तो हरकतें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो हरकतें यहाँ पर रिसीव की गई 54%, ये है उत्तर प्रदेश से। रीजन क्या है? सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश के अंदर में दिल्ली, जो कि कैपिटल है, दूसरे नंबर पर है भाई साहब। महाराष्ट्र जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है, तीसरे नंबर पर है। बिहार चौथे नंबर पर, हरियाणा पांचवें नंबर पर। और हरियाणा के बारे में तो मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा आप लोगों को हरियाणा में एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या है? वो है हरियाणा के अंदर में आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आज के डेट में किसी के अंदर में है तो मैंने आप लोगों को बताया था वो कहां पर है, वो है हरियाणा के अंदर में। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें यहां पर ये जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये केसेस हैं, इसकी वजह से यहां पर ये कंसर्न निकल कर आ रहा है और इसी के ऊपर फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई है। इसकी नींव अगर थोड़ी सी जाकर खोदोगे आप लोग तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो अंदर से इंसान को झकझोर देने वाली होती है। जैसे विशाखा 10 केस आया था यहां पर निकलकर, और उसकी गाइडलाइन आई थी 1997 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था जिसमें विशाखा गाइडलाइन रखी गई उस पर्टिकुलर केस के नाम पर, और उसी से फिर आगे जो ये केस जो ये एक्ट निकल कर आया ना, नाम देखो आप लोग यहां पर, ये केस था 1997 का ये केस था। और फिर यहां पर जो पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रिड्रेसल 2013 में जाकर हम लोगों ने यहां पर कानून बनाया। यानी कि ये जो गाइडलाइन है इनका इस्तेमाल जो है 2013 में किया गया। यानी कि ये केस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार कर दी है, फिर भी हम लोगों को पर्टिकुलर कानून बनाने में 16 साल लग गए। तो फिर क्यों दिक्कत नहीं होगी समाज के अंदर में, आप लोग खुद बताइए। मतलब 16 साल कानून बनाने में लग गए। आप लोग सोच सकते हैं, इंपोर्टेंस ही नहीं दी गई इस मुद्दे को। तो ये पर्टिकुलर केस फाइल किया गया था वुमेन राइट ग्रुप के द्वारा, ऑन विच जो विशाखा से रिलेटेड यहाँ पर ये केस यहाँ पर निकल कर आया था। तो इसमें गाइडलाइन दी भी गई थी कई सारी कि वर्क प्लेस पर कैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ कमेटी आप लोगों को बनानी पड़ेगी, कंप्लेन कैसे हो रही है उसको टाइम बाउंड मैनर में आप लोग खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी भी यहाँ पर हाइड की जाएगी वुमेन के द्वारा जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखेगी, मेंटेन करेंगे यहाँ पर कॉन्फिडेंसली जो कि यहाँ पर विक्टिम है उसकी, यानी कि सबके सामने बातें निकाल दी गई उसके साथ में कुछ दुर्घटना घटी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर वर्क प्लेस पर वुमेन के खिलाफ, ये सारी बातें बोली गई थी। 16 साल बाद हम लोगों ने उसके ऊपर कानून बनाया। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है इन सब मुद्दों के ऊपर डिस्कस करना। और वुमेन इंपावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है, चाहे निबंध में बात कर लो, चाहे आंसर राइटिंग में बात कर लो, चाहे इंटरव्यू में बात कर लो, पूछा ही पूछा जाता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई यहाँ पर, जो एक तरीके से बनवारी देवी से रिलेटेड जो सोशल वर्कर थी राजस्थान में, राजस्थान से बहुत केसेस निकल कर आते थे, ठीक है। 1992 में यहाँ पर एक तरीके से बात की गई कि सी हैज प्रिवेंटेड द मैरिज ऑफ 1 ईयर ओल्ड गर्ल। यहाँ पर ये देखो छोटी छोटी बच्चों की शादी की जाती है, ठीक है। और एक तरीके से कई सारे गैंग रेप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं यार जो ना सोचने के लिए मजबूर करते हैं और अंदर से झकझोर देते हैं कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है बच्चों के साथ में, ठीक है। वैसे तो हम लोग आज के डेट में नहीं, एक तरीके से आप लोग खुद देखिए, हम लोग जो औरतों को पूछते हैं देवी माँ दुर्गा माँ के तौर पर, और दूसरी साइड में उसी औरत को हम लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं।
तो ये क्या है, एक तरीके से ये चीजें समझने वाली है कि माइंडसेट कैसा है सोसाइटी का इस चीज को देखकर। तो ये माइंडसेट हमारा अंडरस्टैंड करने वाला है। बेसिकली हम लोग को ये माइंडसेट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माइंडसेट समझ में नहीं आएगा तो तब तक हम लोग चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो ये इससे एक तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी कि क्यों यहां पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इतना ज्यादा सख्त हो गया है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर नाम बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखेगा। ये है बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया ना यहाँ पर, ये बनवारी देवी। ये इनका नाम क्यों याद रखना है आप लोगों को? इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बेसिकली यहाँ पर एक बच्ची की नहीं, एक तरीके से छोटी बच्ची की शादी होने वाली थी, उसकी शादी होने से रोका था इसने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, इसके बदले इनको गैंग रेप का शिकार होना पड़ा था। समझ रहे आप लोग यहाँ पर? तो ये सोचने वाली बात है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ पर आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में ये पर्टिकुलर कानून है, इस कानून के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। बहुत सारी ऐसी यहाँ पर बेसिकली एक नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया कि क्रिएट करना है, इंप्लीमेंट करना है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूट करना है इंटरनल कमेटी जो कि इन सब चीज़ों को देखेगी और वुमेन ही हेड करेगी इसको। एम्प्लॉय को अवेयर कराया जाएगा इसके बारे में, इसी के साथ में पोस्टर या फिर नोटिस लगाए जाएंगे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और स्टैट्यूटरी एनुअल रिपोर्ट फाइल की जाएगी यहाँ पर, इसी के बेसिस पर कि क्या यहाँ पर सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो इसको चेक भी किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली कि इस लेवल पर काम करने की जरूरत यहाँ पर पड़ने लगी, वरना सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी आप लोग यहाँ पर कवर होने वाली है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनाया गया, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बोलते हैं 1990 का। ये स्टैब्लिश किया गया जनवरी 1992 में। फर्स्ट जो कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 31 जनवरी 1992 में, और जयंती पटनायक इसकी चेयरपर्सन बनाई गई। आज की डेट में चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना है। कंपोजिशन जो होता है, एक चेयरपर्सन होता है इसके अंदर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, मेंबर सेक्रेटरी, और इसी के साथ में 5 अदर मेंबर इसमें देखने को मिलते हैं। काम क्या करता है ये रिव्यू करता है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड क्या है महिलाओं के लिए कि उनको कोई दिक्कत ना देखने को मिले। रिकमेंड करता है रेमेडीज जो भी यहां पर है लेजिस्लेटिव मेजर से रिलेटेड, फैसिलिटेट करता है रिड्रेसल और ग्रेवेंस, और एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑल द पॉलिसीज मैटर अफेक्टिंग टू द वुमेन। तो ये इसके बेसिक चीजें यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर कोई भी महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है यहां पर, तो उसको ऐसा लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि इस महिला के खिलाफ यहां पर गलत हो रहा है, तो ये पॉलिसीज आप लोग लेकर आ सकते हो, इनका सॉल्यूशन आप लोग यहां पर निकाल सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। और ऐसी बहुत सारी यहां पर बेसिकली चीजें चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है, जब एक महिला पढ़ेगी, एक औरत पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी, तभी तो जाकर चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर पढ़ी नहीं रही है तो उसको अपने अधिकार का नहीं पता है, सरकार ने क्या क्या स्कीम चला रखी है उनको बचाने के लिए उसका नहीं पता है। वन स्टॉप सेंटर बना दिया, कुछ भी दिक्कत हो यहां पर आओ, सारा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में उज्ज्वला करके यहां पर ये स्कीम आ गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। अगर कोई यहां पर ट्रैफिकिंग हो रहा है, रेस्क्यू करना है, महिलाओं को बचाना है किसी भी तरीके से, इसका एक तरीके सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है, कोई सुधार गृह रखा गया, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए नारी पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलेंटियर, ये सारी चीजें मैंने बताई। ये निर्भया के नाम से तो फंड भी बना दिया इसके लिए यहां पर कि महिलाओं से रिलेटेड आप लोगों को थाने बनाने हैं, वहां पर महिला ही होनी चाहिए सारी। तो ऐसे ऐसे भी यहां पर सिस्टम जो है निकाल कर लेकर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यह है सी बॉक्स। सी बॉक्स के नाम से आप लोग याद रखिएगा। ये सी बॉक्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। यानी किसी लड़की के साथ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है और वो अपनी इज्जत बेइज्जती के चलते किसी के सामने नहीं आ रही है, तो वो यहां पर जाकर अपनी बातें लिख सकती है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। तो इसको सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बोला गया, जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ किस स्टेटस की महिला है, कहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट में है, पब्लिक में है, कहीं पर भी है, उसको पब्लिकली नहीं आना है, अपना एक पर्टिकुलर यहां पर चीज लिखनी है। तो सेक्सुअल हरासमेंट उसने फेस किया, इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेन कर सकती है। तो ये तो सब लड़कियों के लिए एक अवेयरनेस का पॉइंट है, इसको तो सारी लड़कियां लिख लेना, ठीक है, अपने पास में रखना। कभी भी कोई दिक्कत हो तो यहां पर इस तरीके जो सरकार के द्वारा चीजें चलाई गई हैं इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार के कम इनिशिएटिव नहीं है, बस अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं कि लेक्चर को बस एजुकेशन पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखा करो, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा करो, ताकि इसका फायदा उठा सको, ये चीजें दूसरों तक भी पहुंचा सको। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओके।
ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने खुद यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया था 2014 में, जब यहां पर ये सारी चीजें चल रही थी। बोला गया कि यहां पर हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के जो बढ़ते हुए मामलों को देख रहे हैं आप लोग सभी, इसके खिलाफ मौजूदा कानून प्रावधान के बावजूद भी ऐसी घटनाओं में संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो इस खतरे से निपटने के लिए कुछ जो यहां पर हम लोग को क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में यहां पर बात की गई। तो ये सारे जो उपाय यहां पर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे उपाय यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। पर इन सब उपायों में जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है वो है अवेयरनेस फैलाना, यानी कि इस चीज के बारे में लोगों को समझाना कि ऐसी ऐसी चीजें गवर्नमेंट के पास में है, इनका इस्तेमाल करो, आप लोगों का अधिकार है। संविधान के अंदर भी महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि संविधान के अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बना रखी है इस पर्टिकुलर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, ताकि चीजों को सुधारा जा सके। फंडामेंटल राइट है यहाँ पर महिलाओं के लिए, इक्वलिटी प्रोवाइड करानी है उनको। तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 14 संविधान का इक्वलिटी के बारे में बातें करता है। ठीक है, तो इस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेस पर। आर्टिकल 15 इसके ऊपर तो मूवी बनी है आयुष्मान खुराना की, देखना आप लोग अंदर से एक तरीके से कैसा लगेगा आप लोगों को, यहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, एक फंडामेंटल ड्यूटी रख दी गई यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या रखा गया आप लोगों को याद होगा, फंडामेंटल ड्यूटी कहां पर है संविधान के अंदर में 51A के अंदर में आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलेगी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ओरिजिनली कितनी थी और आज के डेट में कितनी है, ये बताना आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया है कि इंश्योर करना है कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस जो डिग्निटी हैम्पर करे वुमेन की, उसको रोकना है। आर्टिकल 51वें आर्टिकल के अंदर ये बातें हैं। फंडामेंटल ड्यूटी है भाई साहब, ये महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और बाकी जो ट्रिब्यूनल वगैरह वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे पर्सनली, और आप लोगों को भी इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। ठीक है, क्वेश्चन है, इससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, अटेम्प्ट करो इसको। सी बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लिया करो पहले, वरना फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बोलोगे ये क्या हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके अंडर में आता है, एम है प्रोवाइड कराने के लिए सिंगल विंडो एक्सेस टू द एवरी वुमेन, फैसिलिटेट रजिस्टर कंप्लेन कर सके सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या होगी, वो है ए में ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या है, आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि ओनली 1। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट, ये यहां पर सेक्सुअल जो हरासमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो सी यहां पर रखा गया है, तो ये किसका है, आप लोग होम मिनिस्ट्री का नहीं है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। लगेगा तो हाँ यार होम मिनिस्ट्री कर रही होगी कुछ ऐसा काम, पर लेकिन कुछ और ही नजर आता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, और फर्स्ट कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992। ये जयंती पटनायक चेयरपर्सन इसकी बनी थी। आंसर बताना है करेक्ट क्या है। 1 ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो ए बी सी या फिर डी में आप लोगों को सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर है यहां पर बी। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है पार्लियामेंट में कानून पास कर बनाई जाती है। इसको वैधानिक बॉडी भी आप लोग बोल सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कानून पास नहीं करती है, बस बोल देती है ऐसा कुछ होगा, वो होगा, हमने बोल दिया तो होगा। ठीक है, यानी कि हमने कह दिया तो सत्य है भाई साहब, यही होगा। अब वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में क्या, तीनों में पता होना चाहिए। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, वो संवैधानिक बॉडी होती है। कोई आर्टिकल है उसके बारे में, फाइनेंस कमीशन हो गया संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, कैग हो गया संवैधानिक बॉडी है, यूपीएससी हो गया संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। पंचायती राज सिस्टम संवैधानिक बॉडी है, म्युनिसिपैलिटी संवैधानिक बॉडी है, इसके बारे में आर्टिकल है बकायदा हमारे संविधान में। और वो आर्टिकल चाहे ओरिजिनली हो चाहे बाद में ऐड किए गए हो, पर आर्टिकल होने चाहिए, तो वो संवैधानिक बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कौन सी है, सरकार बनाती है। स्टैट्यूटरी कौन सी है, जो कानून पास करके बनाई जाती है पार्लियामेंट में, जिसमें डिस्कशन डिबेट होता है। और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, जो कि संविधान में जिसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों के सामने। तो यहां पर सारा डेटा मैंने बता दिया, न्यूज क्यों थी ये मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है हमारे देश के अंदर में वो बता दिया, विशाखा गाइडलाइन क्या है उसके बारे में समझा दिया, और बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी, एक कमीशन के बारे में कवर कर दिया, गवर्नमेंट की स्कीम आप लोगों को बता दी, सी बॉक्स इनिशिएटिव खुद भी पता रखना है, दूसरों तक भी बातें पहुंचानी है। 2 क्वेश्चन भी आप लोग के प्रैक्टिस हो गए और आंसर राइटिंग भी हो गया। इसको कहते हैं सही से इस टॉपिक को तैयार करना, ओनली नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी में भी आप लोगों को इसकी अवेयरनेस फैलानी है कि नहीं, करोगे कि या फिर नहीं, बताइए आप लोग। ये चीजें आप लोगों को पता है तभी दूसरों तक पहुंचेगी। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। दोस्तों ये कैसा आर्टिकल है जो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, पूरा 2022 का, जब पीएमआई के बारे में बात की थी। अभी यहाँ पर फिर से ये न्यूज़ में आया है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो इसके बारे में बात करूंगा। बोला जा रहा है कि अभी एक्सपेंड होता हुआ यहाँ पर ये नजर आ रहा है।
एक्सपेंड होने का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो देश के अंदर में एक्सटेंड हो रही है। तो इसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में भी, सर्विस के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, और इस इंडेक्स के बारे में बेसिक क्वेश्चन क्या क्या आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट जो है वो ढंग से करेंगे और कई सारी चीज़ें आप लोग की रिविजन भी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है ऐसा एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि हर महीने आप लोग को न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ऐसे टॉपिक को एक बार तैयार कर लो, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बोल देते ना कि एक तरीके से यात्रीगण कृपया ध्यान रखें, अपनी पेटी बांध लें। आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये होगा कि इसके नाम पर न जाएं। नाम क्या है इसका, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, और अभी मैंने बात की यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की, पर लेकिन यहां पर देखने को मिलेगा इसके अंदर में आप लोगों को दोनों चीजें नजर आती है, सर्विस भी आप लोगों को नजर आती है और मैन्युफैक्चरिंग भी आप लोगों को नजर आती है। तो सर्विस के लिए जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। जो सर्विस के लिए होता है उसको सर्विस पीएमआई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया इतना, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए यहां तक का। अब आगे की चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो सर्विस होता क्या है, जैसे आप लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सर्विस देता है, ठीक है। वो आप लोगों को ऐसा नहीं कि एक तरीके से आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बना के दे रहा है, नहीं, सर्विस देगा वो आप लोगों को। टीचर के पास में जाएंगे तो पढ़ा रहा है आप लोगों को, तो सर्विस दे रहा है। मीडिया एंटरटेनमेंट, मूवी देखने जाते हैं, क्या मिलता है वहां पर, आप लोग कुछ लाते हो वहां से मूवी में से निकाल के कुछ, वो सर्विस होती है जो आप लोग सीखते हो, अपना आपको एंटरटेन करते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट के थ्रू जो चीजें होती हैं, जो ये सारी चीजें हैं, ये सर्विस की कैटेगरी में आती है। यानी कि सर्विस जो है वो यहां पर एक तरीके से चार्ज किया जाता है सर्विस का। और यहां पर पता है सर्विस में ज्यादा कोई ढांचा लगता नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट में मैं कोई किताबें प्रिंट करके आप लोगों को देने लगूं, तो ये क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी आ जाएगी कि किताबें, कागज चाहिएगा, ठीक है, उसको प्रिंट करना पड़ेगा, आप लोगों के पास में जाएगी। तो ये क्या हो गया, अब ये मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आ गया। पर जब तक मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को बस पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं मैं टेलीग्राम पर जाकर इस लेक्चर की, कि आप लोगों को मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि मुझे वो पीपीटी बनानी है और आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है, हाथों में नहीं आएगी आप लोगों के, आप लोग उसको गैजेट में ही देख सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। वो अलग बात है कि आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लो अपने आप से, ठीक है। पर मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाल के दिया, क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट आती, अब उसकी कॉस्ट आती तो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो 1 लाख, अब उनको एक रुपया भी अगर मैं उससे लूं तो आप लोग खुद समझो यहां पर, मतलब 1 रुपए की तो प्रिंट होगा नहीं, एक लेक्चर में इतनी सारी स्लाइड होती हैं, तो उन स्लाइड का सोचो एक कोई प्रिंट आउट करने का 1 रुपया भी एक प्रिंट कर लो तो एक लेक्चर के 100 रुपए बैठते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रिंट आउट के। तो अगर मैं एक बच्चे को भी अगर देने लगूं यहां पर इस तरीके से और मैं बोलूँ कि फ्री में ले जाओ अगले दिन मैं किसी चौराहे पे कटोरा लिए मिलूंगा, ठीक है, अरे सर आप यहाँ, मैंने कहा बच्चों ने लूट लिया तो कहने का मतलब है कि क्योंकि मुझे कुछ देना नहीं पड़ रहा है, मैं बस अपनी एनर्जी दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, मैं अपनी जो एक एजुकेशन है वो आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को कुछ बेच नहीं रहा हूं कि मेरा ये प्रोडक्ट है आप लोग इसको खरीद लो। ये प्रोडक्ट आप लोग हाथ में लेके फील करोगे कि अच्छा अच्छा ये किताब अच्छी है, अच्छा ये बेसिकली कुछ एक प्रोडक्ट हो गया, नहीं, एक तरीके से मैं मान लीजिए मोबाइल बांटने लगूँ, तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आ जाता है। इसीलिए सर्विस सेक्टर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 18% का जीएसटी लगाया जाता है। तो ये काफी बड़ी बात है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, वैसे 5 के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या फिर मैक्सिमम 12, क्योंकि यहां पर बहुत सारी मेहनत लगती है जब मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जीएसटी भी इसीलिए रखा गया, और डॉक्टर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है क्योंकि वो एक बेसिक चीज के अंदर में आता है। पर लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर आप लोग जैसे कोर्स लेते हैं, अगर कोई बात करते हैं, कहीं पर आप लोग फीस पे करते हैं, उसके ऊपर 18% जीएसटी आप लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे कि आप लोग चीजें समझ पाओ कैसे कैसे क्या क्या चीजें चलती हैं। तो ये दोनों के लिए होता है यहां पर, ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मंथली आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो मंथली बेसिस पर यहां पर ये सर्वे किया जाता है, ठीक है, जो भी यहां पर डिफरेंट कंपनीज का, और उसके बाद में आप लोगों के सामने पूरा ट्रेंड निकल कर आता है। ये पूरा जो पीएमआई है इसको बेसिकली कंपाइल कौन करता है, तो ये है IHS मार्केट। तो IHS मार्केट के द्वारा यहां पर इसको कंपाइल किया जाता है, जो कि आप लोगों के सामने यहां पर ये पूरा डेटा ये इकट्ठा करके लाती है। और IHS जो मार्केट है ये एक लंदन बेस्ड ग्लोबल लीडर है, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेजर इंडस्ट्री या मार्केट में जो भी चीजें चल रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ये आप लोगों के सामने लाकर परोस देता है कि भाई साहब लो, ये आप लोगों ने किया है, ये इस तरीके से चीजें आप लोगों की देखने को मिल रही हैं।
अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा चुके हैं कि यार ये तो बता दो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे बोलेंगे कि इंडेक्स अच्छा है, कैसे बोलेंगे कि इंडेक्स बुरा है, और कहां से हम लोग बोलेंगे कि अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं बुरी डायरेक्शन में चल रहे हैं, नापेंगे कैसे इसको। तो नापने का जो पैमाना है, जो इसका फित्ता है, जो मीटर है इसका यहाँ पर, जो लीटर है यहाँ पर, जो भी बोलो आप लोग यहाँ पर, ये है बेसिकली टारगेट 0 से लेके 100 के बीच में इसका एक नहीं सुई घूमती है। इसमें अगर बात करें प्रिंट अगर अबोव 50 हो रहा है इसका मतलब है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, और अगर बिलो 50 हो रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यानी कि अगर इंडेक्स जो है वो आप लोगों का 50 के प्लस जा रहा है तो इसका मतलब है कि अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, खुशी है, बल्ले बल्ले करते रहो। पर लेकिन अगर 50 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि दुखी के दिन चल रहे हैं भाई साहब, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बेस क्या होगा, वो होगा 50 के ऊपर 50 के नीचे देखा जाएगा। 50 पर अगर है तो इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर प्रीवियस मंथ के कंपेयर में यहां पर करंट मंथ को चेक किया जाता है और उसके बेस पर बताते हैं कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, या जो इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या फिर एक्सपेंड कर रही है, तो ये देखने को मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसके बेसिस पर हम लोग कई बार क्या देख लेते हैं, अगर आज की डेट में आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग जो भी टेस्ट लगा रहे हो उसके अंदर आप लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके बेसिस पर फ्यूचर में पता ये लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं। ऐसे ही ये इंडिकेटर क्या करते हैं, ये इंडिकेटर यहां पर ये बताते हैं कि आने वाले टाइम पे देश के अंदर में इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, तो उसका एक एनालिसिस किया जाता है। उसके बेस पर यहां पर कंडीशन पता चलती है मार्केट की क्या है, कहां पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को काम करना चाहिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप करके देता है। तो ये इसके बारे में बहुत ही बेसिक सी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अगर कोई पूछने पर आप लोगों के लिए आ जाए तो ये याद रखेगा, इसको तैयार करने के लिए 5 इंडिकेटर को चेक किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो यहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, जब इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, तो ये 30% तो यहां से काउंट होता है। आउटपुट कैसा निकल कर आ रहा है यहां पर, यानी कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है यहां पर, ठीक है, 25% यहां पर इसके बारे में बातें करता है, ठीक है। न्यू ऑर्डर कैसा है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग 30% आप लोग यहां पर निकल कर आते हैं। एक तरीके से इंप्लॉयमेंट के लिए 20 है यहां पर इंप्लॉयमेंट वाले में, ठीक है। 30% यहां पर न्यू ऑर्डर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सप्लाई डिलीवरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 15% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टॉक के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 10% देखने को मिलेगा। तो 5 इंडिकेटर जो हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब इसको तैयार किया जाता है। जब पीपीटी डाउनलोड करोगे, ये 5 के 5 जो है मैं सिस्टमेटिक वे में लिख के दे दूंगा, जिससे कि आप लोग इनको रिवीजन करो तो कोई कंफ्यूजन भी आप लोगों को देखने को नहीं मिले। तो कैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और किस तरीके से चीजें चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग कितने की, क्या 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 चीजें हैं, तो ये सारी बातें यहां से पता चल जाती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज आना नहीं है, कंफ्यूज आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया यहां तक, डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा, देखूंगा तो सही कितना अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है। बोला गया कि यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स है यहाँ पर, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन करंट और फ्यूचर जो भी बिजनेस कंडीशन है उसके बारे में, कंपनीज के जो डिसीजन मेकर, एनालिटिक इन्वेस्टर, उनके बारे में। दूसरा डिटरमाइन करता है कि कैसे मार्केट की कंडीशन रहने वाली है और कैसे यहाँ पर ये एक तरीके से एक्सपेंड कर रहा है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सेम जो यहाँ पर टाइम चेक किया जाता है। इनकरेक्ट बताना है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। तो सीधी सीधी बात है, कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों। उन्हें कहते हैं कि छाती वो ठोक के बताते हैं भाई साहब, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहां पर, इसी के बारे में बोला जा रहा है कि इफ द प्रीवियस मंथ पीएमआई इज हायर देन द करंट मंथ, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि पहले वाला ज्यादा था, इस वाला कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरे बोला है कि पीएमआई जो है वो कंपाइल किया जाता है IHS मार्केट, जो कि यूएस से बेस है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में बताया गया कि अराउंड 400 जो मैन्युफैक्चरर है इसके पैनल में आप लोगों को देखने को मिलते हैं और जीडीपी के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि इंडेक्स जो है वो प्रिवेल करता है डायरेक्शन, इकोनॉमी कैसे चल रही है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बढ़ रहा है। तो सही क्या है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर बताइए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वैसे है यहां पर, क्योंकि ये लंदन बेस है ना कि यूएसए बेस है, ठीक है। तो एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी जो कि यहां पर एक तरीके से याद रखेगा, यूके के अंदर यहां पर ये सारी चीजें इसकी आप लोगों को नजर आती है, ओके। तो ये पूरा आंसर क्या हो गया, यहां पर एक पॉइंट गलत हो गया, तो आंसर यहां पर क्या हो गया, आंसर यहां पर सी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये है दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था। नागालैंड की हैं, फर्स्ट वुमेन एमएलएज हैं जो कि यहाँ पर चुनकर आई हैं, यानी कि विधायक हैं। पहली का नाम है, इनका नाम है हेकानी जखालूज, ठीक है, हेकानी जखालूज। और नेक्स्ट यहाँ पर नाम है, इनका नाम है सलहोतु ओनवो क्रूज, ठीक है। कई बार नाम ना ऐसे हो जाते हैं।
नेशनल डेमोक्रेटिक जो प्रोग्रेसिव अलायंस है उसकी सीट पर यहाँ पर ये जीत कर आई है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पर लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जिस पर्टिकुलर S-400 सिस्टम को यहाँ पर बोला गया था हम नहीं खरीदेंगे, मतलब एक तरीके से यूएसए ने बोला था कि इसको मत खरीदना, हमारा थार ले लेना, हमने बोला आथू हमको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, हम तो यही खरीदेंगे। तो अभी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर ये अर्ली यानी कि 24 में यहाँ पर इसको डिलीवर किया जाएगा। कोविड-19 के चलते और यहाँ पर जो रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकालने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। S-400 सिस्टम जो है लगभग 5.43 बिलियन यानी कि इतने पैसे का सिस्टम है, अगर पाकिस्तान को दे देते तो उसकी पाकिस्तान की किल्लतें नहीं मिट जाती, ठीक है। इतने का तो हमको सिस्टम खरीदना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान की हरकतों की वजह से सिस्टम खरीदना पड़ रहा है, और चाइना की हरकतों की वजह से। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की हरकतों की वजह से? देखिए पाकिस्तान को आजकल ना हम लोग अपने कंपेयर में रखना बंद कर दिया है, ठीक है। आजकल हम लोग चाइना पे फोकस है, और ना बहुत लंबे समय तक हमारी पॉलिसी थी पाकिस्तान को फोकस करके चलना। अब हमने अपना स्टैंड चेंज कर दिया है, ठीक है। तो कुछ बड़ा सोच रहे हैं अभी यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना की अगर हरकतों के बारे में आप लोग बात करें तो चाइना और पाकिस्तान की हरकतें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर ड्रोन है जो कि चाइना और पाकिस्तान में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। अभी पंजाब के अंदर में BSF के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि ये जो ड्रोन है ये रिसेंटली अभी रिसीव किया गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं निगरानी कर रहे थे। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी की थ्रेट आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। उतना ही ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग को अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को नौटंकियाँ देखने को मिलती है जब ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ थी जिसके बारे में आप लोग कुछ आइडिया रख सकते हैं। जैसे जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो सपोर्ट करता जा रहा है यूक्रेन को, अभी यहाँ पर एक नया मुद्दा निकल कर आया। चाइना और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि सीज फायर यहाँ पर हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि रसिया जो है वो इनको आगे भेज रहा है कि जाओ इनसे बातें करके आओ, बहुत हो गया, जितना हमने लूटना था उतना लूट लिया, अभी बोलो कि शांति बनाई जाए। तो ये बातें हैं। नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट यहाँ पर अभी बनकर आए हैं, ठीक है, जिनका नाम है यहाँ पर थिन्बू, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पर्सन इन न्यूज़ में, हल्का सा याद रखेगा। बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन करवा रहे हैं। मैं बोल रहा था पहले कि रोटी दिलवा देते सबको प्रॉपर वे में, जो दिक्कतें चल रही हैं पाकिस्तान की डूबती हुई खस्ता हालत को सुधारा जाए थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अपने रिसोर्सेज जो है उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन न करना और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये पाकिस्तान की बर्बादी का रीज़न है। अपने रिसोर्सेज तो चाइना को पकड़ा दिए कि लूट के ले जाओ, और अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। जर्मनी और ईरान के अंदर में बेसिकली गरमा रही हैं चीज़ें, क्योंकि ईरान के द्वारा अभी रिसेंटली क्या किया गया, जर्मनी के 2 डिप्लोमेट्स को भगा दिया। यानी कि जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जिनको IFS मतलब बनते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऐसे ही कुछ हरकतें की गई थी, किसके द्वारा? जो जर्मनी के द्वारा, ठीक है। तो अभी इनकी तू मैं चल रही है यहाँ पर। तो इंटरनेशनल लेवल की ये न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है व्हाट इज द हेड ऑफ पैनल, जिसके द्वारा बात की गई थी कि जो कहीं ना कहीं एक्रेडिशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके असेसमेंट को उसको स्ट्रेंथन किया जाए, हायर एजुकेशन सिस्टम में और ज़्यादा अच्छी तरीके की चीज़ों को लेकर चला जाए। के राधाकृष्णन है, कस्तूरी रंगम है यहाँ पर, रंजन जो बेसिकली, इसी के साथ में अमिताभ कांत हैं, VP पॉल है, कौन थे यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सा वर्ड था यहाँ पर 2022 में जिसको वर्ड ऑफ द ईयर बोला गया 2022 में कोलन डिक्शनरी के अंदर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछ जाते हैं कई सारे ऐसे शब्द के बारे में, ठीक है। पहला जो वर्ड था यहाँ पर वो था लॉकडाउन, है नी, बेबी लॉकडाउन, इतना लंबा चला जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये है पर्मा क्रिसिस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर था पेंडेमिक। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉन फंजेबल टोकन। सही आंसर क्या है देखता हूँ कौन बताता है यहाँ पर, ठीक है। चलो तुक्का मार लो, देखते हैं किससे से सही लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च किया गया आज से नवंबर 2022 में। तो यहाँ पर बताना है बेसिकली, जिसका नाम है यहाँ पर मिनिटमैन हैवी, इसी का यहाँ फॉल्कन हैवी। नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च 5B, नेक्स्ट है PSLV 52। तो ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एशियन कंट्री है जिसका नाम था यहाँ पर IBA, जो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करने वाली। तो श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया या फिर नेपाल। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये CSAT का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसका आंसर बताया जाएगा। तो देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का नाम है यहाँ पर कि
राधा कृष्णन, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, यहाँ पर सेटअप किया गया ताकि हायर एजुकेशन में चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके, खासकर जो IITs वगैरह है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पर किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये किसको दिया गया, बताइए आप लोग किसको मतलब सोच रहे हैं। कोई ऐसा शब्द जो कि सुना ना हो, ऐसा शब्द कोई ढूंढ के लाएगा भला ऑप्शन में, आप लोग खुद सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर पर्माक्रिसिस जो है उसको यहाँ पर डाला गया। अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा लगे ना आप लोग यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो अक्सर आंसर आप लोगों को वही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसको, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर क्या है, फोल्कन हैवी। ये तो मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था काफी डिटेल में, तसल्ली में, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। CSAT का आंसर है यहाँ पर A, ठीक है। तो यहाँ पर 12% हो गया इसका। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, याद रखिएगा। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूं। यहाँ पर इसके अंदर में हम लोग वोकेबलरी डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना, ये सारी चीजें सीखोगे। एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं NDA CDS SSC बैंकिंग के अंदर भी। और आंसर क्या हो रहा है आंसर राइटिंग के अंदर भी आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेगा। तो एक एक शब्द देखते हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करते हुए चलिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। पहला जो यहाँ पर शब्द है ये ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ठीक है। तो ऑटोनोमस जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्न, एक तरीके से ना अपने आप ही चल रहा है, यानी कि खुद का स्वामी है भाई साहब ये, ठीक है। ऑटोनॉमी चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। तो इसको बेसिकली ऑटोनोमस बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी देश या क्षेत्र के नियंत्रण के बाहर आप लोग उसको बोल सकते हैं। अपनी स्वतंत्र एरिया को भी आप लोग बोल सकते हैं कि ये रीजन ऑटोनोमस रीजन है, कोई इसके ऊपर अपना आधिपत्य नहीं दिखाएगा। जैसे नहीं जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा बोला गया था कि मैं ऑटोनोमस रहना चाहता हूं, ना पाकिस्तान के साथ में जाऊंगा ना इंडिया के साथ में। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर इतना कंफर्ट प्रोवाइड करा देते हो ना, मजा आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं कंफर्ट नहीं देता हूं, यहाँ पर मैं सोलेस देता हूं। सोलेस, सोलेस मतलब एक तरीके से आश्वासन, इसका मतलब क्या होता है, कंफर्ट। तो आराम, कंफर्ट नहीं है बेसिकली। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेहनत करके बनाई गई हैं, इनका इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा। तो सोलेस, कंफर्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर कंसोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द आप लोगों के सामने हैं, इनको भी आप लोग चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चा जो है वो सारे शब्दों पर सेंटेंस फ्रेम करता है, ठीक है। कई बार उसने मेल सेंड किया मुझे, मतलब मैं देख के सरप्राइज था, मतलब इतने सारे जो शब्द हैं हर एक शब्द के ऊपर सेंटेंस फ्रेम कर रहा है, ठीक है। और बोला है कि सर जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मेरी इंग्लिश जो है बहुत इंप्रूव हो गई है। तो यार देखो चीज़ें वही हैं, आप लोग कितना उसका इस्तेमाल करते हैं वो वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्टिविटी भी आएगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, और ये आप लोग एक ऐसे इंसान को बोल सकते हैं जो उस चीज़ के बारे में कुछ जानता तो नहीं पर ज्ञान चेप रहा है, ठीक है। तो फ्लेजलिंग, तो एक तरीका है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि इस चीज के बारे में पता नहीं है पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यह है बेसिकली शब्द अनुभवहीन। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। एक लर्नर, एक स्टूडेंट, एक ट्रेनी जो नया नया भी आया, और इसके अपोजिट क्या होगा, एक मास्टर, एक एक्सपर्ट, एक वेटरन। तो ये इसके अपोजिट शब्द हैं जो कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इसीलिए यहाँ पर इनको बोला जाता है। ये जो शब्द है ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इंसोल्वेंसी। इसका मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना भाई साहब, यानी एक तरीके से नदी डूब गई, एक नदी कह रहा हूँ मतलब नदी में डूब गई सारी दौलत, ठीक है। उन्हें देखिए जो मूवी थी रॉकी भाई, लास्ट में जाता है पूरा सोना ले जाके नदी में उड़ा देता है, ठीक है, वो वाली बातें। तो दिवालिया कर दिया सबको। तो इंसोल्वेंट का मतलब दिवालिया, एक तरीके से निकल जाना। तो दिवालियापन कहते हैं। इसके लिए कई सारे प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं संविधान के अंदर भी कि इसका दिवालिया निकल जाए तो पोस्ट से हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो अब उसको सही करने में लगेगा वरना। आप लोगों ने सुना कई बार गुस्ताफी माफ कर देना, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इफेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इफेंट्री जो है यहाँ पर यह है गुस्ताखी, यानी कि एक तरीके से कुछ ऐसा काम कर देना। एक ढीठ इंसान होता है कई बार, एक नहीं, एक तरीके से अकड़ू इंसान होता है, बस अपनी अपनी चला रहा है। तो वो वाली चीजें होती हैं, वो क्या करता है, उसको ये लगता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली गुस्ताखी करना। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इंसोलेंट, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ढीठ हिंदी वर्ड एक काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये असनीर वाला शब्द नहीं है, दोगलापन, तो ढीठ है यहाँ पर, ठीक है। सिविलाइज सोसाइटी, एक जेंटल पर्सन आप लोग बोल सकते हैं इसके अपोजिट में जब हम लोग जाएंगे। तो बड़े ही प्यारे शब्द थे यार, अच्छे से अगर इनके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करोगे तो मजा भी आएगा और लंबे समय तक इनको आप लोग याद भी रख पाओगे। तो ये काम जरूर किया करो, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें अंडरस्टैंड करना भी स्टार्ट कर दोगे। तो काफ़ी जरूरी है यहाँ पर। बाकी रेडी रहना थर्ड लेक्चर के लिए। 11 बजे एग्जैक्ट जो है तीसरा लेक्चर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, और उसी के साथ में फीडबैक जरूर दिया करो जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है। अगर कोई अपग्रेडेशन चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के वहाँ पर देखने को मिलेंगे।
अगर इस पोर्शन को ढंग से सटीक तरीके से आप लोग कमांड करके ले गए ना, सारे के सारे सब्जेक्ट और दूसरे ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम सब लोग जो है पढ़ते हुए नजर आते हैं, पर ये सब्जेक्ट को आप लोग सटीक तरीके से करोगे तो ये आगे भी फायदा पहुंचाएगा। अब पूरी की पूरी, ये तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि पूरी की पूरी पोस्ट जो है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है, यही काम आप लोग करने हैं। तो देखो उठाकर कितना शानदार तरीके से एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लैरिटी करके आप लोग चलोगे, तो ही यहाँ पर एक तरीके से सर्विस के अंदर भी आप लोग आगे फायदा पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करना, बताना इसी के साथ में, फिर बाकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी, तो अच्छे से रिवीजन भी करते रहिएगा साथ साथ में। ओके, तो कैसा लगा ये डिस्कशन? कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं, तो टेलीग्राम पर सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठे मिल जाती है। ठीक है, और फिर से बोलूँगा, जो भी आप लोग रिज्यूमे आप लोगों को सेंड करने के लिए बोला था, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जॉब के लिए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि जो भी किसी को अच्छा एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, पर लेकिन एक बार ही सेंड करना। जो भी आप लोग की बेसिकली एक तरीके से स्किल है, आप लोग कुछ भी ऐसा जानते हैं जो स्किल आप लोगों के अंदर में है, पर लेकिन रिपीटेडली सेंड मत करो यार प्लीज़। ठीक है, या फिर कोई ऐसा है जो आप लोग जिसको जानते हो वो अच्छा पढ़ाता है, या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, पर लेकिन वही बोलूँगा कि रिपीटेडली सेंड मत करना। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी के साथ में फीडबैक देना जरूर कैसी लगी है वीडियो। कोई भी ऐसा लगता है चीज़ें आप लोगों को इंप्रूवमेंट करना है तो वो आप लोग जरूर सजेस्ट करना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।